हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लैब टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चाहे वो आपका एमसीआरई हो, एमपी ग्रुप 5 हो, राजस्थान एनएचएम हो, ऐसे कई सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें जो है आपके पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में चीजों को समझेंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर क्लास के बाद में मिल जाएगी। तो मेरे भाई चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चाहे वो सरकारी नौकरी की इंफॉर्मेशन हो, लैब टेक्नीशियन की, या फिर आपकी क्लासेस की बात हो, तो बहुत ही बेहतरीन और उम्दा कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लास को शुरू करने से पहले बता दे मेरे भाई, अपना जो लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच 2025 था, बहुत ही बेहतरीन प्यार आप लोगों ने दिखाया, ठीक है। कई सारे बच्चों ने इसको ज्वाइन किया, जिसमें हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ 1799 में, जिसमें आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, उसके अलावा टेस्ट सीरीज, क्लास नोट, पीडीएफ, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे थे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। जो कोर्स 4000, 5000, 6000 में आपको मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ वहां पर आपको टेक्निकल पढ़ाया जा रहा था। टेस्ट सीरीज आपकी 1000 रुपए की अलग से दी जा रही थी। मेरे भाई सब कुछ मैंने 1799 में आपके लिए किया था। 3 दिन के लिए ये ऑफर था। 3 दिन के बाद ये ऑफर मेरे भाई खत्म हो गया। उसके बाद जो मैसेज आना शुरू हुए कि टीम परेशान हो गई कि मेरे भाई इसका ऑफर जो है फिर से ला दिया जाए, मैं इस कारण से बैच को ज्वाइन नहीं कर पाया, मैं इस कारण से नहीं ज्वाइन कर पाया, अब ऑफर फिर ला दिया जाए, मैं इस बैच को ज्वाइन करना चाहता हूं। तो मेरे भाई आप सभी का ध्यान रखते हुए, ठीक है, फिर से हम 3 दिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए, इसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद बार बार प्राइस कम ज्यादा नहीं हो पाता है। सिर्फ 3 दिन के लिए 1799 में आपको ये बैच मिलेगा। उसके बाद में इस बैच का प्राइस 1999 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। अब इसको आपको ये कूपन कोड लगा देना है EM10, आपका जो है बैच ऑफ होकर 1799 का हो जाएगा। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लैब टेक्नीशियन के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश में आपको क्लासेस मिलेंगी, बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में चीजों को समझाया जाएगा। वहीं पर आपको MCQ की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, ये एजुकेशन मसाला ऐप है, इसको डाउनलोड कर लोगे। यहाँ रजिस्टर वाले सेक्शन में जाना, अपना नाम, नंबर और स्टेट भर के आप लॉग इन कर लेना। उसके बाद में अपना सिलेक्शन करना कि आप पैरामेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सेव कर लेना। आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। अगर किसी को पैरामेडिकल बाई मिस्टेक से कॉम्पिटिटिव सिलेक्ट हो गया है तो देखो ऊपर ऑप्शन आता है, यहां पर ऐसे ही टाइप करोगे तो ये पैरामेडिकल से फिर से वही चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप कॉम्पिटिटिव सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर पैरामेडिकल। तो पैरामेडिकल यहां से सिलेक्ट कर लेना। और ये देखो मेरे भाई, ये बैनर आपको होम पेज पर मिल जाएगा, या फिर आप पेड कोर्स में जाएंगे, वहां पर भी ये बैच आपको मिल जाएगा। उसको आप जो है ज्वाइन करने आओगे, यहां पर देखो बाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। बाई नाउ के ऑप्शन पर आप जब जाएंगे तो देखो यहां पर टैप करेंगे, ये पे ऑनलाइन लिखा है, ये स्कैन QR लिखा है, इसके ऊपर लिखा है अप्लाई कूपन। इस अप्लाई कूपन पे जाना, टैप करना और यहां पे लिख देना कैपिटल E, कैपिटल M और 10, ठीक है, EM10। इसको लिख देने के बाद आप अप्लाई करोगे, आपका बैच जो है 1799 का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चाहना मेरे भाई किसी और से अगर आपको पेमेंट कराना है तो स्कैन QR कर लेना, खुद से करना है तो पे ऑनलाइन कर देना, आप जो है यहां से बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। मेरे भाई बार बार इस बैच का प्राइस कम ज्यादा नहीं हो पाएगा, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए फिर से रखा है, अब नहीं हो पाएगा। जो आपको मैंने बताई चीजें कि 5000, 6000 में मिल रही हैं, उसके अलावा हम इसमें सारा कुछ आपको देने की कोशिश करेंगे और सारा कुछ देंगे भी। आप देखेंगे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये आपका जो क्विज वाला सेक्शन है, ये जो आपका क्विज वाला सेक्शन है, यहां पर आप देखोगे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टॉपिक वाइज, लैब वाइज फ्री क्विज यहां पर दी जा रही हैं अभी से ही, ठीक है। तो जितना हो सकता है आपके लिए जो है मेरे भाई किया जाएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं मेरे भाई। देखो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कार्पस लूटियम इज ए पार्ट ऑफ। जो कार्पस लूटियम होता है वो किसका पार्ट है? ए ऑप्शन है आपके सामने लंग्स का, लीवर का, ओवरी का या फिर ब्रेन का। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपको बताना है कि कार्पस लूटियम, जिसको हिंदी में पीत पिंड बोलते हैं, ये किसका भाग है। देखो आप जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा आपने, ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें तो आपको इंटरेस्ट भी आता है, ठीक है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आप जानते हैं कि ये क्या होती हैं, ओवरी होती हैं 2, ठीक, कितनी होती हैं, 2 ओवरी होती हैं, ठीक है। शेप इनका क्या होता है, एलमंड शेप की होती हैं। और हर मंथ जानते हैं कि आप इनसे क्या निकलता है, एग निकलता है, ठीक। इस मंथ अगर इस ओवरी से एग निकला है तो नेक्स्ट मंथ इससे निकलेगा, ठीक है। अब ये एग जो बनता है, ये जो ओवरी में आप जानते हैं ऐसे क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिक्यूल होते हैं, ठीक। पहले प्राइमरी फॉलिक्यूल होते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिक्यूल बनते हैं और सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिक्यूल बनते हैं।
अब ये जो टर्सरी फॉलिक्यूल बना है, इसी टर्सरी फॉलिक्यूल को मेरे भाई बोल देते हैं ग्राफियन फॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिक्यूल। अब ये जो ग्राफियन फॉलिक्यूल होता है, ये ग्राफियन फॉलिक्यूल बदल जाता है किसमें? कार्पस लूटियम में। किसमें बदलता है? कार्पस लूटियम में बदल जाता है। ठीक। अब ये कार्पस लूटियम करता क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए कि जो ये कार्पस लूटियम होता है, ये एक्ट एज टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, एक्ट एज टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक। ग्लैंड के तरीके से काम करता है। अब इंडोक्राइन ग्लैंड लिख दिया है कि इंडोक्राइन ग्लैंड के तरीके से काम करता है, तो कौन से ये हार्मोन रिलीज करता होगा? कौन से करता होगा हार्मोन रिलीज? तो ये मेरे भाई रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक। देखो, अब क्वेश्चन क्या है, कार्पस लूटियम पार्ट पूछा गया था, तो ये तो आपने बता दिया कि जो कार्पस लूटियम है वो किसका पार्ट है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओवरी का पार्ट है। ओवरी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ठीक है। और ओवरी का जो शेप होता है वो अलमंड शेप होता है। ठीक है, अलमंड शेप की होती हैं। उसके बाद में आपने क्या बताया? उसके बाद में आपने बताया कि जो कार्पस लूटियम होता है वो एक्ट करता है एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है, और ये क्या सिक्रीट करता है? ये जो है हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरीके से अब क्वेश्चन आ सकता है कि कौन जो है टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरीके से काम करता है, तो आप बताएंगे कि कार्पस लूटियम करता है। ठीक है, बात हो गई यहां तक, आपको आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अब देखो, एक कार्पस से ही मिलता जुलता एक वर्ड है, कार्पस से ही मिलता जुलता एक वर्ड है, कार्पस कैलोसम। क्या है? कार्पस कैलोसम। अब जैसे ये पूछ दिया जाए अगली बार कि कार्पस कैलोसम इज द पार्ट ऑफ, इसी क्वेश्चन में अब बताइए कार्पस कैलोसम किसका पार्ट होता है? तो मेरे भाई कार्पस कैलोसम जो पार्ट होता है वो ब्रेन का होता है। ठीक, किसका होता है? ब्रेन का होता है। और कार्पस कैलोसम करता क्या है? ये जो कार्पस कैलोसम होता है वो क्या करता है? वो कनेक्ट करता है। हमारे दो ब्रेन में हेमिस्फेयर होते हैं, लोब्स होते हैं, उन दोनों लोब्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कार्पस कैलोसम करता है। कनेक्ट हेमिस्फेयर। ठीक। अब बताओ मेरे भाई, चीजें समझ में आई कि नहीं आई? एक क्वेश्चन को ऐसे डिटेल में आप चीजों को समझते हुए चलेंगे, मजा आएगा पढ़ने में भी, और आपको जब क्वेश्चन करेंगे इनसे बहुत हेल्प मिलेगी आपकी। ना कि सिर्फ इतना पढ़ लिया कार्पस लूटियम पार्ट होता है किसका? ओवरी का, आगे बढ़ गए। नहीं, कार्पस लूटियम ओवरी का पार्ट है, तो कार्पस लूटियम पता होना चाहिए करता क्या है, बनी कैसे है, क्या रिलीज करती है, उसके आसपास इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप उनको पढ़िए। अब ये जैसे हमने नोट्स बना दिया है, ये क्लास नोट्स आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से मेरे भाई टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हीमोसाइटोमेट्री इक्विपमेंट, जो हीमोसाइटोमेट्री इक्विपमेंट होता है कंटेंस, यानी उसमें क्या क्या होता है आपको बताना है। ए है न्यूबार चैम्बर, दूसरा लिखा हुआ है आरबीसी पिपेट, तीसरा है डब्ल्यूबीसी पिपेट, चौथा है ऑल ऑफ एबव। अब ये देखो आपके सामने हीमोसाइटोमेट्री इक्विपमेंट ये बना हुआ है, ठीक, बॉक्स है। अब इसमें बताइए क्या क्या है। देखो, ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये न्यूबार चैम्बर है, उसमें ये रेड कलर का बीड्स दिख रहा है, दाना दिख रहा है, ये आप बता देंगे ये आरबीसी पिपेट है। ठीक है, और ये जो है आपको दिख रही है ये कौन सी है? डब्ल्यूबीसी पिपेट है। तो ये सारे होते हैं, इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अभी यहां पर खत्म नहीं होता है, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, शुरुआत हुई है। देखो, डब्ल्यूबीसी जो पिपेट होती है उसमें मार्किंग कहां तक होती है? डब्ल्यूबीसी पिपेट में जो मार्किंग होती है वो 0.5 से लेकर कितनी तक होती है? 11 तक होती है। ये आपका लैब में पूछा जाता है, जब आपका वाइवा होता है मेरे भाई, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तब में होते हैं, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, न्यूबार चैम्बर की बात करो तो न्यूबार चैम्बर की अभी डिटेल में बात करते हैं। पहले ये समझिए, जो आरबीसी पिपेट है, अच्छा बताओ कि आरबीसी काउंट के लिए कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं? कई बार बताया है क्वेश्चन में, डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं? पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन। आरबीसी काउंट के लिए मेरे भाई प्रयोग करते हैं हम लोग हेम्स फ्लूइड।
कौन सा करते हैं? हेम्स फ्लूइड करते हैं। ठीक है। डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए कौन सा करते हैं? डब्ल्यूबीटी काउंट के लिए टर्क्स फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि प्लेटलेट काउंट के लिए कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट काउंट के लिए कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं आप बताइएगा। अब हम लोग इंप्रूव्ड न्यूबार चैम्बर की बात करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो यहां से पूछे जाते हैं उसकी बात करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि सेल काउंट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेल काउंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जनरली। उसके अलावा आप बताइएगा इसमें कितने स्क्वायर होते हैं? 9 बड़े स्क्वायर होते हैं। ठीक, पहली चीज 9 लार्ज स्क्वायर होते हैं। फिर ये ईच स्क्वायर का एरिया कितना होता है पूछा जाता है। ईच स्क्वायर का जो एरिया है वो पूछा जाता है। ठीक, तो ईच स्क्वायर का एरिया कितना होता है? 1 mm स्क्वायर। कितना होता है? 1 mm स्क्वायर। फिर ये पूछा जाता है मेरे भाई जो कॉर्नर स्क्वायर होते हैं वो कितने कॉर्नर स्क्वायर हो, वो डिवाइडेड होते हैं मेरे भाई 16 छोटे स्क्वायर में। ठीक, 16 स्मॉल स्क्वायर में। जो बीच का होता है, सेंटर का जो स्क्वायर होता है, वो जो सेंटर का स्क्वायर होता है बड़ा स्क्वायर, वो कितने में डिवाइडेड होता है? उसमें होते हैं 25। कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ चैम्बर की बात करी जाए कि कितनी डेप्थ होती है चैम्बर की, तो जो डेप्थ ऑफ चैम्बर होती है 0.1 होती है। कितनी होती है? 0.1 mm। ठीक, 0.1 mm होती है। और मेरे भाई ये चीज जरूर याद रखना, mm। ठीक, ऐसा ना हो कि ऑप्शन में यही पूछा जाएगा आपसे, mm की जगह mm स्क्वायर लिख देंगे, 1 mm लिख देंगे, तब क्या बताएंगे? इसकी जो है डेप्थ जो होती है चैम्बर की वो होती है 0.1 mm। इतनी सारी चीजें हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे भाई कि जो प्लेटलेट्स काउंट करने के लिए किस फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। ठीक, इंप्रूव्ड जो न्यूबार चैम्बर होता है 9 लार्ज बड़े स्क्वायर होते हैं। ईच स्क्वायर का जो एरिया होता है 1 mm स्क्वायर होता है। कॉर्नर में जो होते हैं वो 16 में बटे होते हैं। ठीक, कॉर्नर वाले स्क्वायर। सेंटर का जो स्क्वायर होता है उसमें 25 स्क्वायर होते हैं, बड़े स्क्वायर होते हैं। डेप्थ ऑफ चैम्बर की बात करोगे तो 0.1 mm होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द एंजाइम विच कैटालाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ देयर सबस्ट्रेट इज कॉल्ड। ये आपका बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जब आप एंजाइम पढ़ेंगे तो वहां पर यह चीज आपको बताई जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार ऐसे एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में। ठीक है, पूछा गया है कौन से ऐसे एंजाइम होते हैं जो कैटालाइज कर देते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ देयर सबस्ट्रेट। अपने सबस्ट्रेट को क्या करते हैं? सबस्ट्रेट को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करा देते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपके सामने दिया है ऑक्सीडो रिडक्टेज, हाइड्रोक्सिलेज, ट्रांसफरेज और लाइगेज। इस क्वेश्चन को हमको नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को आपको कुछ करने की जरूरत थी, यानी ऑप्शन देख के ही मेरे भाई आप कर दे रहे थे इस क्वेश्चन का आंसर कि जो ऑक्सीडो रिडक्टेज हैं वही क्या कराते हैं? सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराते हैं। ए ऑप्शन क्या हो जा रहा था मेरे भाई? राइट हो जा रहा था। इसमें कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके सामने लाइगेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज और ऑक्सीडो रिडक्टेज लिखा हुआ, इनके आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे लाइगेज है, लाइगेज क्या करते हैं मेरे भाई? लाइगेज जो होते हैं वो बाइंड करते हैं, बाइंड। ठीक, जैसे ये हैं सबस्ट्रेट को बाइंड कराने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं लाइगेज। ठीक, ऐसे क्या कराते हैं? बाइंड करा देते हैं। अब आती है बात ट्रांसफरेज की। ट्रांसफरेज नाम से ही देखो क्या पता चल रहा है कि ऐसे एंजाइम जो सबस्ट्रेट के फंक्शनल ग्रुप को क्या करें? ट्रांसफर करा दें। ठीक, उनको कहते हैं ट्रांसफरेज। ठीक, ट्रांसफर द फंक्शनल ग्रुप। ठीक, इनको क्या बोलेंगे? ऐसे एंजाइम को बोलेंगे ट्रांसफरेज बोलेंगे। हाइड्रोलेज क्या होते हैं? जो क्या करा दे? हाइड्रोलिसिस करा दे। क्या करा दे? हाइड्रोलिसिस करा दे। और आप जानते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करा देते हैं।
अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात किस पे, अब बात आती है इनके एग्जाम्पल पे। अब बताइएगा कि जो है हाइड्रोलेज की जैसे बात करें तो हाइड्रोलेज में कौन आएंगे, जो हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जैसे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए। ठीक, डाइजेस्टिव एंजाइम में एक आपको एग्जाम्पल बता के बताना है कि इसका कौन सा होगा। नेक्स्ट टाइम आपसे एग्जाम में यही आ सकता है कि जो हाइड्रोलेज का एग्जाम्पल बताइए कि कौन सा एंजाइम हो सकता है, तो आप क्या बताएंगे, आपने बता दिया जैसे एमाइलेज। ठीक, एमाइलेज आपने बता दिया। अब लाइगेज आपसे पूछा गया है तो लाइगेज आप क्या बताएंगे, ग्लूटामाइन। लाइगेज का एग्जाम्पल क्या होगा, लाइगेज का एग्जाम्पल है ग्लूटामाइन सिंथेटिजेज, सिंथेटिजेज। अब उसके अलावा आपको बताना है कि ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो ट्रांसफरेज होते हैं, इनका जो है एग्जाम्पल है एसजीओटी। ठीक, जो एसजीओटी हो गया, एसजीपीटी। ठीक, एसजीपीटी, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये मेरे भाई ये एग्जाम्पल है ट्रांसफरेज के। ये क्या कराते हैं, ये ट्रांसफर करा देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज की बात आती है तो ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जाम्पल है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, ये देखो मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उन्हीं से रिपीट करते हुए क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर अब की बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन आया है, अगली बार लाइगेज आ जाएगा, लाइगेज क्या कराते हैं, अगली बार आपसे ट्रांसफरेज आ जाएगा कि ट्रांसफरेज क्या कराते हैं, अगली बार हाइड्रोलेजेज आ जाएगा क्या कराते हैं। उसके अलावा इनके एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं कि एक एक इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज करवा देता है। तो आप बताएंगे कि सक्सिनो डिहाइड्रोजिनेज होता है, वो क्या कराता है, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करा देता है। तो इस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है, एक एक चीजों को समझते हुए चलना है। सब्सटेंस विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस, सब्सटेंस विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू आर कॉल्ड। ठीक, कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और कई बार आया है कि सब्सटेंस, ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं जो ग्रेटली इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि जो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू, उनको उनको क्या कहते हैं, कीमोटैक्टिक सब्सटेंस बोलते हैं, हेपेरिन बोलते हैं, ट्रिफोन्स बोलते हैं, या हिस्टामिन बोलते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ऑप्शन से ही आप बी ऑप्शन काट देंगे कि हेपेरिन तो नहीं हो सकता, एक एंटीकोगुलेंट है, ये तो ग्रोथ और रिपेयर टिश्यू नहीं कराएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे यहां पर क्या हुआ, इंजरी हो गई, घाव हो गया। जैसे ही इंजरी या घाव हो जाता है तो उसके बाद में जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी एक सब्सटेंस रिलीज करती है, उसको बोलते हैं ट्रिफोन्स। क्या बोलते हैं उनको, उनको बोलते हैं ट्रिफोन्स। ये डब्ल्यूबीसी ट्रिफोन्स जब रिलीज करती हैं तो वहां पर सेल की ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द टिश्यू क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, सेल डिवीजन वहां पर शुरू हो जाता है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है ट्रिफोन्स। और जनरली कौन रिलीज करता है, इनको डब्ल्यूबीसी रिलीज करती है। तो यहां से इस बात को लिख देते हैं कि जैसे ये टिश्यू है, ठीक, आपका और ये हो गई यहां पर इंजरी। ठीक, इंजरी हो गई, इंजरी होने पर क्या होगा, जो डब्ल्यूबीसी है, ठीक, ये क्या है, ये डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी, रिलीज करती हैं ट्रिफोन्स को। ठीक, और इन ट्रिफोन्स को जब रिलीज करेंगी, इससे क्या होगा, इससे सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, इससे क्या होगा, रिपेयर ऑफ द टिश्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक, इनसे। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आप जानते हैं यहां पर लिखा हुआ है हिस्टामिन। हिस्टामिन कब निकलता है, रिलीज होता है। हिस्टामिन मेरे भाई आप जानते हैं जो इन्फ्लेमेटरी हो गया रिएक्शन, या फिर आप जानते हैं कि जो आपका कौन, एलर्जिक रिएक्शन, उनमें कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हिस्टामिन। तो यहां पर लिखेंगे इन्फ्लेमेटरी प्लस एलर्जिक, मेनली है एलर्जिक। ठीक, एलर्जिक में कौन होते हैं, रिलीज होते हैं, हिस्टामिन रिलीज होते हैं। और ये क्या कराते हैं, ये मेरे भाई करा देते हैं वैसोडाइलेशन। क्या कराते हैं, वैसोडाइलेशन कराते हैं। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या है, वेसल्स जो होती हैं उनको क्या करा देते हैं, डायलेट करा देते हैं। वेसल्स को क्या कराने का काम करते हैं, वेसल्स को डायलेट कराने का काम करते हैं हिस्टामिन।
उसके बाद में एक और ऑप्शन बच रहा है आपके सामने, देखिएगा ऑप्शन लिखा हुआ है कि कीमोटैक्टिक सब्सटेंस। ये कीमोटैक्टिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो ये कीमोटैक्टिक सब्सटेंस होते हैं मेरे भाई, जैसे क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे किसी बिल्डिंग में आप गए, ठीक, या आप अपने कॉलेज में ही देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज में आप हैं तो वहां पर देखो जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं कि इधर हॉस्टल है, इधर कैंटीन है, इधर जो है आपको डॉक्टर रेजिडेंस एरिया है, इधर ये है। तो ये क्या करता है, ये जो बैनर बोर्ड लगा हुआ है ये इंडिकेट करता है, इशारा करता है, ठीक। ऐसे ही जो कीमोटैक्टिक सब्सटेंस हैं, ये जहां पर इंजरी हुई हो, जहां पर जो है कोई दिक्कत हुई हो, वहां पर के लिए क्या करता है, ये गाइड का काम करते हैं, गाइडेंस का काम करते हैं। कौन? कीमोटैक्टिक सब्सटेंस, ठीक है। गाइड गाइड करते हैं, गाइड इम्यून सेल, ठीक है। कहां के लिए? जैसे कहीं पर ये एरिया है कि यहां पर इंजरी हो गई हो, ठीक, एरिया ऑफ इंजरी या इन्फेक्शन जो भी हुआ हो, तो ये कीमोटैक्टिक सब्सटेंस क्या करते हैं, गाइड करते हैं इम्यून सेल को कि इधर जाइए, इधर मेरे भाई यहां पर इन्फेक्शन हुआ है, यहां पर इंजरी हुई है, ठीक। तो ये हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी राइट हो जाएगा, ट्रिफोन्स। अब क्वेश्चन है मेरे भाई, जो कंबाइंड एल्सियन ब्लू पास टेक्निक है उसका यूज किया जाता है टू सेपरेट, किसके सेपरेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं? अब देखो ये जो आपकी स्टेनिंग है, स्पेशल स्टेनिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पूछी ही जाती हैं, जैसे ये हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कंबाइंड एल्सियन ब्लू पास टेक्निक है उसका प्रयोग किसको सेपरेट करने के लिए करते हैं? एसिड म्यूसिन और न्यूट्रल म्यूसिन के लिए करते हैं, एल्कलाइन या न्यूट्रल म्यूसिन के लिए करते हैं, या एल्कलाइन या एसिडिक म्यूसिन के लिए करते हैं? तो मेरे भाई बताते हैं आपको, जो ये कंबाइंड एल्सियन ब्लू पास टेक्निक है इसका प्रयोग करते हैं एसिडिक म्यूसिन और न्यूट्रल म्यूसिन के लिए, ठीक। कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर समझते हैं, उनको लिख लेते हैं, और आगे जो है मेरे भाई जब भी एग्जाम में आएंगी यही 5-6 आएंगी, इसके अलावा नहीं आती हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पर लिख रहे हैं। पहली बात की जाए, पल्स पर्सियन ब्लू, पल्स पर्सियन ब्लू ये किसके लिए करते हैं? ये की जाती है मेरे भाई हीमोसेडेरियन या फिर आयरन के लिए, ठीक। किसको डिटेक्ट करने के लिए? एंड आयरन के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक और आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, वो है पास। पास किसके लिए करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के लिए जनरली की जाती है, ठीक। पास कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक। ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी सिफ रिएक्शन। सिफ रिएक्शन किसके लिए करते हैं? अनसैचुरेटेड लिपिड के लिए करते हैं, ठीक है। सुडान ब्लैक किसके लिए करते हैं? सुडान ब्लैक फैट के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4 हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा, ये पूछी जाती है। याद करने का मतलब ये है कि आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। पल्स पर्सियन ब्लू हीमोसिडेरियन आयरन के लिए, पास जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए, सिफ रिएक्शन अनसैचुरेटेड जो आपका लिपिड है उसके लिए, सुडान ब्लैक जो है फैट के लिए करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो कंबाइंड एल्सियन ब्लू पास टेक्निक है वो एसिड म्यूसिन और न्यूट्रल म्यूसिन के लिए करते हैं, ठीक है। आओ मेरे भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मोनोसाइट। इनकरेक्ट पे तुरंत आप मार्क करेंगे कि गलत पूछा जा रहा है। किसके बारे में गलत बात की जा रही है? किसके बारे में मेरे भाई? मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट आप जानते हैं एक प्रकार की क्या है? डब्ल्यूबीसी है, ठीक। क्या है? डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। याद करने की हमने एक ट्रिक भी बताई थी कि नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, ठीक, ये बताया था। और ये सीक्वेंस भी आपसे कहा था कि याद कर लेना, कई सारी चीजें ये इससे पता चल जाएंगी। इससे तो आपका ऑर्डर पता चल जाता है कि जब आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या है, संख्या आपको पता चलती है कि किसकी कम है। उसके अलावा साइज भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ये लिखा हुआ है, ठीक।
नंबर एंड साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये लिखा है कि जो न्यूट्रोफिल होती हैं वो बड़ी होती हैं और संख्या में भी ज्यादा होती हैं, बेसोफिल जो है संख्या में भी कम होती है और इनका साइज भी टिपिकली क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, ये बात हो गई। अब सुनना, जो किसके बात की गई है, मोनोसाइट की बात की गई है। मोनोसाइट यहां फंस रही है। ठीक, मोनोसाइट हमने दो चीज बताई थी कि जो डब्ल्यूबीसी है उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। क्या बोला था कि ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, जो ए ग्रेनुलोसाइट थी, एजी लिख दे रहा हूं, ए ग्रेनुलोसाइट जो थी, नहीं पूरा लिखता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट कौन कौन सी थी, मैंने बताया था कि जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक, एमएलए से मैंने याद रखने को भी बताया था। अब जो भी बचती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बैसोफिल, ये कैसी होती हैं, ये मेरे भाई जो हैं ये होती हैं ग्रेनुलोसाइट। ठीक, ठीक, ग्रेनुलोसाइट होती हैं। ये बात यहां तक हो गई डब्ल्यूबीसी के बारे में। चलो अब बात करते हैं कि जो मोनोसाइट है और यहां पर देखो लिखा हुआ है बैसोफिल, इन दोनों का कंपैरिजन थोड़ा करके देखते हैं कैसी दिखती हैं। देखो देखो, ये चीजें जरूरी हैं तभी आपको समझाई जा रही हैं, और इंपॉर्टेंट चीज है एक क्वेश्चन को कैसे समझना होता है। यहां पर आपको इस चीज से, इस क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कीजिए हमेशा। ठीक, ये क्या है, ये मैंने बनाया है एक डब्ल्यूबीसी, अभी बता रहे हैं, और दूसरी बना रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से ये जिसके अंदर ये न्यूक्लियस किडनी शेप का आपको दिखे। ठीक, ये पहचान होती है किसकी, ये पहचान होती है मोनोसाइट की। ठीक, किसकी पहचान है, मोनोसाइट के अंदर जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप का आपको दिखता है। ठीक, ठीक है। अब ये बन रही है बेसोफिल। अब जब बेसोफिल को आप देखोगे तो इसमें क्या है, ऐसे तीन आपको न्यूक्लियस दिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, दो से तीन, ये कोई संख्या जो है फिक्स नहीं लिखी होती है ऐसे। ठीक, उसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखेगी, इंपॉर्टेंट चीज ये दिखेगी कि इसके स्ट्रक्चर में ऐसे ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। ठीक, ऐसे आपको बीट्स टाइप के, दाने टाइप के दिखेंगे। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये मेरे भाई क्या हैं, ये बैसोफिल हैं और ये किसके अंतर्गत आ रही हैं, ग्रेनुलोसाइट। इनको इसीलिए बोला गया है कि इनमें क्या ग्रेन्यूल्स दाने टाइप के होते हैं। तो यहां पर ये मैंने क्या बनाई, ये बनाई है बैसोफिल। ठीक, ये क्या है, ये है मोनोसाइट। ठीक, ये क्या है, ये मोनोसाइट है, ये बैसोफिल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। साइज देखो किसका बड़ा लग रहा है, मोनोसाइट का, बैसोफिल का थोड़ा क्या होता है, कम होता है। ऊपर से इस चीज में आओ, यहां ऊपर से नीचे जब आ रहे होगे तो साइज भी घट रहा है। ठीक है, और संख्या भी घट रही है, जो इस ऑर्डर में आपको चीजें लिखी दिख रही है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बैसोफिल। ठीक है, यहां से ये बात पता चल गई कि दोनों का साइज जो है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा अब मोनोसाइट जो होती है मेरे भाई, इनका फॉर्मेशन कहां होता है, बोन मैरो में होता है। अब ये बोन मैरो में बनने के बाद में ये हमारी ब्लड में आ जाती हैं। ब्लड में आने के बाद में मोनोसाइट जो है वो माइग्रेट कर जाती हैं, टिश्यू में चली जाती हैं, और इन्हीं मोनोसाइट को क्या कहने लगते हैं, इनको बोलने लगते हैं मैक्रोफेजेज। और मैक्रोफेजेज का काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस करना। जो भी उनको फॉरेन पार्टिकल दिखता है, जो भी बैक्टीरिया दिखता है, उसको क्या कर लेते हैं, ये फैगोसाइटोस कर ले, उसको क्या करते हैं, ये फैगोसाइट कर लेती हैं, उसको क्या करते हैं ये लोग, भक्षण कर लेती हैं। ठीक, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इसीलिए इनको बोलते हैं कि ये इन्वॉल्व होती हैं फैगोसाइटोसिस में। ठीक है, तो यही बात बस इतनी यहां पर समझानी है कि ये क्या है डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है, डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन है, मतलब मोनोसाइट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ठीक, बोन मैरो में बनने के बाद में ये कहां सर्कुलेट होती हैं, ये सर्कुलेट होती हैं ब्लड में। ठीक,
लेकिन क्या होता है, ये मोनोसाइट माइग्रेट कर जाती हैं। ठीक, मोनोसाइट क्या होता है, माइग्रेट कर जाती हैं। यहीं पर लिख देते हैं, माइग्रेट टू द टिश्यू। यही मोनोसाइट क्या है, ये मोनोसाइट माइग्रेट करती हैं कहाँ, टिश्यू में। और जब ये टिश्यू में माइग्रेट करती हैं तो इनको क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं माइक्रोफेज। क्या बोलते हैं, माइक्रोफेज बोला जाता है। और ये माइक्रोफेज जो इन्वॉल्व होती हैं, किसमें इन्वॉल्व होती हैं, माइक्रोफेजेस किसमें इन्वॉल्व होती हैं, फैगोसाइटोसिस में। ठीक, भक्षण करने में। तो इसका मेरे भाई डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कि जो है इनकरेक्ट है, सेम साइज नहीं होता है बेसोफिल के, सेम साइज नहीं होता है। ये लॉन्ग लिव भी होती हैं, मोनोसाइट इन्वॉल्व फैगोसाइटोसिस होती है, बिकम माइक्रोफेजेस हो जाती है, माइक्रोफाइजेस बन जाती हैं। डी ऑप्शन इसका क्या हो गया, डी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। मोनोसाइट आया तो हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा, 5 प्रकार की होती हैं। ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट पढ़ा। ठीक, इनमें यह भी पढ़ा कि मोनोसाइट बड़ी छोटी होती हैं, साइज और नंबर पढ़ लिया। उसके बाद में ये चीज भी समझी कि जो मोनोसाइट होती हैं ऐसे माइग्रेट कर जाती हैं, टिश्यू में पहुंचती हैं, तब इनको जो है मैक्रोफेज बोलते हैं। और ये मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होती हैं। स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। अगर मोनोसाइट कभी पूछ दिया जाए, स्ट्रक्चर बना आ जाए, या फिर ये पूछ दिया जाए कि इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेप होता है। इस तरीके से आप जब चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तभी आप समझेंगे। कभी भी आप नंबर पर मत जाइए कि आज हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, आज हमने 100 कर लिए, आज हमने 150 कर लिए, मत जाइए। आप 10 क्वेश्चन कीजिए, 20 क्वेश्चन कीजिए, बेहतरीन समझते हुए चीजों को करिएगा, मजा आएगा, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है हाई इंक्रीज, ए हाई इंक्रीज टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं ड्यूरिंग फिक्सेशन। आप जो है टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं फिक्सेशन के दौरान, तो क्या है। ठीक, प्यूट्रीफैक्शन, ऑटोलिसिस, ए एंड बी नन लिखा हुआ है। उच्च तापमान स्थिरीकरण के दौरान तापमान बढ़ाता है। तो यहां पर मेरे भाई ये पूछा जा रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं फिक्सेशन के दौरान, तो ऑप्शन में दिए गए हैं प्यूट्रीफैक्शन, ऑटोलिसिस, ये दोनों क्या होते हैं, बढ़ेंगे कि घटेंगे, कौन सी चीज बढ़ेगी। ठीक, मतलब यही पूछा जा रहा है कि हिस्टो में बात की जा रही है, ये हिस्टो का क्वेश्चन है। बात की जा रही है कि जब आप फिक्स कर रहे हैं, टिश्यू को फिक्स किया जा रहा है, तब क्या है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो प्यूट्रीफैक्शन बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, ऑटोलिसिस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, या फिर ए और बी दोनों बढ़ जाएंगे। ठीक, आपको बताना है। तो समझो फिक्सेशन क्या होता है, पहले तो हमें यह बताओ कि फिक्सेशन करते क्यों है, फिक्सेशन होता क्या है। ठीक, उसके बाद में आगे बात करेंगे। फिक्सेशन क्या होता है, जैसे ही हमारी बॉडी से टिश्यू को रिमूव किया जाता है, ठीक, जैसे ही टिश्यू को रिमूव किया जाता है, क्या होता है, ब्लड सप्लाई कट जाती है। और जब ब्लड सप्लाई कट जाती है तो टिश्यू को, सेल्स को क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और टिश्यू मरने लगती है। तो मेरे भाई इसी चीज को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फिक्स करते हैं। ठीक है, प्रिजर्व करते हैं सेल को इन देयर ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फिक्सेशन। प्रिजर्व सेल इन देयर ओरिजिनल स्टेट। ठीक, पहली बात ये क्या हो गई, फिक्सेशन की हो गई। ठीक है, प्यूट्रीफैक्शन, ए ऑप्शन लिखा हुआ है। प्यूट्रीफैक्शन क्या होता है, प्यूट्रीफैक्शन होता है सड़ना। ठीक है, कोई भी चीज सड़ रही हो, किसके द्वारा, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो रहा है या फिर फंगल डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसको बोलते हैं प्यूट्रीफैक्शन। ठीक है, तो प्यूट्रीफैक्शन क्या है, प्यूट्रीफैक्शन है बैक्टीरियल या फिर फंगल डिकम्पोजिशन। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्यूट्रीफैक्शन। और आप जानते हैं जैसे ही टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाएगा तो प्यूट्रीफैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, क्या कह रहे हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से प्यूट्रीफैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, बात समझे, पहली चीज। ठीक, प्यूट्रिफिकेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अब ऑटोलिसिस क्या होता है, क्या बोला है, ऑटोलिसिस आप बताइए क्या होता है। ऑटो का मतलब होता है स्वतः, और लिसिस का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक, ऑटो का मतलब क्या है, स्वतः, और लिसिस का मतलब क्या है, टूटना। ऑटोलिसिस का मतलब यह होता है कि जैसे ही सेल अपने आप सेल को मार ले,
क्या हो, सेल अपने आप को ही मार ले, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑटोलिसिस। अब आप जानते हैं सेल के अंदर होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करा देते हैं। ठीक, अब आपने छोटी क्लास में ये पढ़ा है कि जो लाइसोसोम होता है उसको आत्मघाती झिल्ली कहते हैं, कि जब वो फट जाती है तो क्या होती है, सेल डाइजेस्ट हो जाती है, इसी को बोलते हैं, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑटोलिसिस। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, ऑटोलिसिस बोलते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कि जो इंट्रासेलुलर एंजाइम होते हैं, ऑटोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंट्रासेलुलर एंजाइम। ठीक है, तो ऑटोलिसिस क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल हो गई पहली बात ऑटोलिसिस में। ठीक, दूसरी चीज ये किसके कारण होती है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है लाइसोसोम, और लाइसोसोम आप जानते हैं जब ये झिल्ली फटती है तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम, और ये इंट्रासेलुलर एंजाइम क्या करते हैं, ये सेल को क्या करा देते हैं, सेल को डाइजेस्ट करा देते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है ऑटोलिसिस। अब देखो वही चीज यहां पर भी आ गई। अब बताओ कि अगर इसका ऑटोलिसिस का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ठीक, ऑटोलिसिस हो रही है, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। ठीक, तो दो बातें यहां पर लिखना मेरे भाई, एक तो ठंडा करने पर क्या होगा, ऑटोलिसिस डिले हो जाएगी, ठीक, कम हो जाएगी, ऑन कोल्ड पर ऑटोलिसिस डिले हो जाएगा, और हीट करने पर, हीट करने पर क्या होगा, ऑटोलिसिस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, ऑटोलिसिस इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां से सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा मेरे भाई, बोथ ए एंड बी। समझे बात को कि नहीं। हमने प्यूट्रीफैक्शन बताया कि बैक्टीरियल या फिर फंगल डिकम्पोजिशन को प्यूट्रीफैक्शन बोलते हैं। मोस्ट आप जगह आप देखोगे कि बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन लड़का याद कर लेता है, ठीक, जो भी याद करता होगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या आ जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा कि प्यूट्रीफैक्शन जो होता है इज कॉल्ड बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, फंगल डिकम्पोजिशन, ए एंड बी या नन, फंस जाओगे। तो इस वजह से बैक्टीरियल और फंगल दोनों डिकम्पोजिशन को प्यूट्रीफैक्शन बोलते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर प्यूट्रीफैक्शन बढ़ता है। ऑटोलिसिस जो होती है, टेम्परेचर कम करने पर क्या होती है, ऑटोलिसिस का जो है रेट डाउन हो जाता है, और हीट करने पर ऑटोलिसिस बढ़ जाती है। ऑटोलिसिस बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सेल के अंदर जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर इंट्रासेलुलर एंजाइम होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल की डेथ के लिए, इसी को बोलते हैं ऑटोलिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन है विच मेथड, कौन सा मेथड इज यूज टू डिटरमाइन बिलिरुबिन, ठीक है, इन द सीरम। पूछा जा रहा है कौन सा मेथड जो है यूज किया जाता है पता लगाने के लिए सीरम में बिलिरुबिन का। ए ऑप्शन है ब्रैडशो टेस्ट, बी ऑप्शन है वांडेनबर्ग डाइएजो रिएक्शन, सी ऑप्शन है बेनेडिक्ट, और डी ऑप्शन है सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड। आओ इनमें क्या होता है जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इन क्वेश्चन में आप जो है जितने के बारे में, टेस्ट के बारे में, रिएक्शन के बारे में पता है उतना लिख डालिए, फिर आगे बात करते हैं कि कौन होता है। जैसे सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड जो होता है वो किसके लिए होता है, वो प्रोटीन डिटेक्शन के लिए होता है, ठीक, प्रोटीन के लिए होता है, हमें पता है, हमने लिख दिया। बेनेडिक्ट आप जानते हैं कि शुगर के लिए होता है, ठीक, शुगर के लिए करते हैं। ब्रैडशो जो टेस्ट होता है ये भी प्रोटीन डिटेक्शन के लिए होता है, ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक। अब जो बच रहा है वांडेनबर्ग डाइएजो रिएक्शन, ये किसके लिए होता है, ये मेरे भाई बिलिरुबिन के लिए होता है। अब और चीजें समझ लेते हैं कि बिलिरुबिन का डिटेक्शन के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं। अब देखो जो पहला मेथड है वो है मेलॉय एंड एल्विन मेथड, ठीक। अब यही जो मेलाय एंड एल्विन मेथड है यही बेस्ड होता है किस पर, यही बेस्ड है वांडेनबर्ग रिएक्शन पे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है डीएमएसओ, क्या है, डीएमएसओ मेथड है, ठीक। तीसरा मेरे भाई आता है जेंडारसिक, एंड ग्रॉफमेथ। ये तीन मेथड होते हैं, ठीक, बता दिया, आपके दिमाग में थोड़ा सा हिट कर जाएंगे
याद करने की जरूरत नहीं है। मेलॉय एंड एल्विन डीएमएसओ मेथड, जेंडार्सिक एंड जो है ग्रॉफ मेथड होता है। वांडेनबर्ग डाइएजो रिएक्शन आप समझते हैं क्या होता है, जो सीरम बिलिरुबिन होता है मेरे भाई, उसमें जो है आप जानते हैं कि डाइएजो रीजन डालते हैं, पर्पल कलर का एजो बिलिरुबिन जो है बन जाता है, यही होती है डाइएजो आपका जो है रिएक्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतने ही क्वेश्चन थे। तो मेरे भाई यहां पे जो हमने क्वेश्चन कराए इनकी आप क्वालिटी देख लीजिए, किस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन को कराया है, एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। आप इनका नोट्स जरूर बनाए मेरे भाई, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर मनीष भाई पटेल आप सर्च कर लेना, या फिर मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्ट आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करता हूं, और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ में। मेरे भाई आपका कोई यार भाई बहन दोस्त जो भी तैयारी कर रहा हो, तो मेरे भाई उसको इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है, यूट्यूब पर पढ़ सकता है, एप्लीकेशन पर क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको ज्वाइन कर सकता है। या फिर मेरे भाई इस समय मैंने आपको बताया कि अगर आप पेड पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन कंटेंट और कम पैसे में, तो आप मेरे भाई इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।